गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रीवियस क्लास में उसके बारे में हम लोग थ्योरी चर्चा किए थे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होगा तो उस परिस्थिति में जो हमारा फर्म का अकाउंट है उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। और आप लोग को हम पहले बताए थे कि ये जो चैप्टर है खास करके बिहार बोर्ड 25 मार्क्स का है, मीन्स 1/4 का। तो हम पहले भी बताए थे कि इस पे थोड़ा सा हम लोग जो चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे वो डीपली चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का इस चैप्टर से रिलेटेड एक सबसे मेन टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट्स। थोड़ा सा अभी मेरे पास इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है, इस चलते थोड़ा बहुत वीडियो में त्रुटि हो सकता है, धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो अब हम जानना चाहेंगे, टॉपिक पर सीधा आएंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट्स होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाते क्यों हैं और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। और दूसरी बात कि ये जो हम लोग का चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले बता दिए थे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट है वो हमेशा हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग एग्रीमेंट किए थे बिजनेस के लिए और जब हम लोग को बिजनेस ही नहीं रहा तो वो एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम लोग को चर्चा करना है मेन रियलाइजेशन अकाउंट्स और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर है। और जैसा कि हम लोग बताए थे कि इस चैप्टर में हम लोग को ये ग्रेजुएशन लेवल बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब फर्म का समापन होता है यानी जब फर्म डिसॉल्व करता है तो वहाँ पर हम लोग का बहुत सारा एसेट्स है, बहुत सारा फर्म का एक्सटर्नल लायबिलिटी भी है, पार्टनर्स का कैपिटल्स है, इंटरनल लोन भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा एसेट छोड़ करके पार्टनर चला जाएगा। तो जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है यानी फर्म का लिक्विडेशन होता है यानी फर्म का वाइंडिंग अप होता है तो एसेट्स को रियलाइज कर और लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो जानने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम और आप रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। यानी रियलाइजेशन अकाउंट का मेन मकसद हम लोग का है, मेन पर्पस हम लोग का है, मेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग का है कि एसेट्स का अमाउंट को रिकवर करके और एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेमेंट करना, उसके बाद इंटरनल लायबिलिटी को पेमेंट करना और उसके बाद पार्टनर आपस में अगर बैलेंस बचता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। तो
तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि अकाउंट में हम लोग दो ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस देते हैं, जर्नल और लेजर। तो यहाँ फर्म को अब हमको क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करना है, तो फर्म का बुक में जर्नल एंट्री पास होगा और अकाउंट क्लोज करने के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाएंगे। पार्टनर का कैपिटल को क्लोज करने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। अगर इंटरनल लायबिलिटी है दैट इज पार्टनर लोन, तो पार्टनर लोन बनाएंगे। और लास्ट में हम कैश अकाउंट बनाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि कैश अकाउंट, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, कितना मेरा कैश आया कितना मेरा कैश गया सारा इक्वल हो जाएगा अपने आप। यही कारण है कि कैश अकाउंट हम लोग सबसे लास्ट में बनाते हैं। तो अब आइए टॉपिक पर। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के द्वारा प्रिपेयर किया गया एक प्रकार का लेजर है जो फर्म के समापन पे बनाया जाता है। और इसका मेन बनाने का ऑब्जेक्ट है एसेट्स को रियलाइज करके और लायबिलिटी को पेमेंट करने के पश्चात प्रॉफिट या लॉस को जानना, और इस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि पार्टनरशिप में हम लोग का लगभग 7 चैप्टर है, उसमें सबसे ईजी है क्योंकि कुछ ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमको यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ हमको न्यू रेशियो का ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लोग को गेनिंग रेशियो का ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग का ज़रूरत है ओल्ड रेशियो का। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ओल्ड रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है तो 1932 कह करके चला गया है कि पार्टनर के बीच इक्वली बांटा जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के बारे में हम 50 लाइन बोल रहे हैं, और ये 50 लाइन आप समझ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर ये 50 लाइन आप समझने में सफल हो जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको मैथ बनाने में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त परेशानी जो है वो नहीं होगा। तो आइए, सबसे पहला बात, रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को रियलाइज कर और लायबिलिटी को पेमेंट करने के पश्चात प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जो मेरा प्रश्न रहेगा वो बैलेंस शीट रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के जीवन काल में बार बार न बना करके सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है जब फर्म हमेशा के लिए क्लोज होता है। यानी हम लोग वैल्यूएशन बार बार बनाते थे, लेकिन रियलाइजेशन वन टाइम बनाया जाएगा जब फर्म डिजॉल्व होगा। रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट्स है, इसको बनाते समय नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगला टॉपिक, इसके लिए जो क्वेश्चन रहता है बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, तो आपको बता देना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में जितना सारा एसेट्स है उसको बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बोलते हैं, और लायबिलिटी जो है उसको बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बोलते हैं। और एडजस्टमेंट में जो एसेट्स है वो एसेट्स का रियलाइज वैल्यू है, या जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी का पेमेंट वैल्यू दिया हुआ है। यानी बैलेंस शीट के अंदर में जो एसेट्स है उसको बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, एडजस्टमेंट में जो एसेट्स है उसको रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स का अमाउंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी है वो आपको बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है, और बाहर यानी एडजस्टमेंट में जो है वो पेमेंट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं स्टूडेंट को कि जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ 2 ही बात घूमता है या 3 बात ज़्यादा कि बैलेंस शीट का मतलब एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। लेकिन नहीं, आपको बताना चाहते हैं कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के अलावा कुछ ऐसा क्रेडिट बैलेंसेज और डेबिट बैलेंसेज होता है जिसको हम लोग किसी कारणवश अभी हम लोग बांटे नहीं हैं, आगे के लिए रखे हैं, या मान लिया कि फ्यूचर के लिए हम किसी प्रकार का रिजर्व क्रिएट करते हैं ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का अनसर्टेनिटी हो तो उस अमाउंट से उसको हम पूरा कर सके। जैसे रिजर्व फंड हो गया। रिजर्व फंड कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन रिजर्व फंड का क्वेश्चन कोई उठा सकता है आपको कि सर लायबिलिटी नहीं है फिर भी लायबिलिटी की तरह ट्रीट क्यों करते हैं। तो देखिए, रिजर्व फंड होता क्या है
कि मान के चलिए कि हम हर साल 10-10 हज़ार जमा कर रहे हैं, अब ये पैसा को भी हम लोग बिजनेस से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। 10 साल में मेरा 1 लाख है, तो 1 लाख रिजर्व फंड मेरा क्रेडिट बैलेंस है। और इसको लायबिलिटी इसलिए करते हैं कि ये हम फ्यूचर में कोई ना कोई बिजनेस का वर्क के लिए रखते हैं, लेकिन यही अगर हमको बिजनेस में कोई काम नहीं होता है तो फिर आपस में इसको हम बांट लेते हैं, तो ये लायबिलिटी होता नहीं है। लायबिलिटी की तरह इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। और वही अगर मान लिया कि पार्टनर एग्रीमेंट चेंज करता है कि नहीं रिजर्व फंड हम लोग को अब जो है उसको क्लोज कर देना है, तो पार्टनर उसको ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो रियलाइजेशन के लिए क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट है। रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन फर्म के समापन पर बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियलाइजेशन अकाउंट्स में 4 कॉलम होता है। रियलाइजेशन अकाउंट्स एक प्रकार का लेजर है। रियलाइजेशन अकाउंट जब फर्म डिजॉल्व होता है तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट अकाउंट है और सबसे पहले इसको बनाया जाता है। अब इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं उस पर हम आएंगे। तो देखिए, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा, प्रैक्टिकली हम बोर्ड पे आएंगे तो तीसरा क्लास में देंगे। आज हम बोले हैं कि केवल थ्योरी इस पर चर्चा करेंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितना भी एसेट्स मेरा है बैलेंस शीट के अंदर, अभी बताए थे कि उसको बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बोलते हैं, और जितना भी लायबिलिटी है बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट के अंदर, उसको अब यहाँ से हमको फर्म ऑलरेडी क्लोज हो चुका है तो अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ से एक नई नवेली अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम और आप रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो एक ट्रिक बताएंगे, जर्नल आपको याद नहीं करना है, देखना भी नहीं है, सिर्फ महसूस कीजिएगा, 110% समझ में आएगा। तो अब होता है क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर जर्नल एंट्री में आ गए हम लोग, और जर्नल एंट्री समझिएगा तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। 20-15 जर्नल एंट्री हम अभी चर्चा करेंगे विथ रीजन, इसके बाद हम एग्जाम्पल भी देंगे। अब आप लोग जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी में अपना कौन है, तो सबको जानता है कि एसेट्स, लायबिलिटी का मतलब कर्ज होता है, ये हमारे ऊपर एक प्रकार का बोझ है, फ्यूचर में हमको इसको रीपे करना होता है। तो इसका जानते हैं कॉमर्शियल ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि अभी हम बताएं कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो एकदम आसान ट्रिक। अगर लॉस आपको हो रहा है यानी कि फर्म को, क्या कि जर्नल एंट्री हम फर्म का बुक में कर रहे हैं, लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन को आप डेबिट कीजिएगा, क्योंकि डेबिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ये ट्रांसफरिंग एंट्री है। आपको मालूम होगा सिंपल जर्नल एंट्री होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है, ओपनिंग जर्नल एंट्री होता है, क्लोजिंग जर्नल एंट्री होता है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होता है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री होता है, ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री होता है। तो ये ट्रांसफर है। तो इसमें क्या है कि लॉस होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट, तो कहिएगा कि तो समझ गया सर, रियलाइजेशन को डेबिट, तो जर्नल एंट्री में डेबिट होता है कि डेबिट तो क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट किसको हम करेंगे, तो जिसके कारण लॉस होगा। अब इसका दूसरा रीजन भी हम बताएंगे, तीसरा रीजन भी हम बताएंगे, चौथा रीजन भी हम बताएंगे आपको, लेकिन पहला एकदम सिंपल ट्रिक। तो एसेट्स मेरा फर्म से अब जा रहा है, कहाँ, एक न्यू अकाउंट में फर्म से जा रहा है। तो फर्म से जा रहा है, अपना कोई जाएगा तो दुख दर्द होना स्वाभाविक सी बात है, लॉस है। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, और जितना बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स है वो सारा एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, सारा एसेट्स को। एसेट साइड में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी रहता है, एसेट साइड में पार्टनर्स का कैपिटल भी रहता है, उसको हमको करना है नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स में प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, लेकिन जानते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमसे बेटर आप जानते हैं कि लिक्विड दैट इज करेंट एसेट्स है, लेकिन इसको हम चाह करके भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आप पूछिएगा कि क्यों, तो हम क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगे कि आखिर हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते क्यों हैं। जब करते क्यों है रीजन बता देंगे तो आप खुद समझिएगा कि क्यों नहीं होगा से। तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स को रिकवर करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को रियलाइज करने का ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा थोड़ी है कि
100 रुपये का नोट जाके मार्केट में बेचिएगा कि हमको 100 रुपये का नोट बेचना है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को कभी भी जो ट्रांसफ़र करते हैं, देखिए स्टेप है, आपको क्या पता है, एकदम मेरा स्टेप से समझिएगा। बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट पे लास्ट कर देंगे सारा जर्नल। तो एक जर्नल पहले रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स अकाउंट। रीजन, एसेट्स मेरे पास से जा रहा है तो लॉस है, इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट। और एसेट्स को क्यों क्रेडिट किए, तो एसेट्स मेरे पास से क्या हो रहा है, एसेट्स मेरे पास से जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा रीजन आपको हम ही बताएंगे कि आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में एसेट्स, जो एसेट साइड रहता है वो डेबिट बैलेंस रहता है। अब हमको अकाउंट उसको क्लोज करना है तो उसका क्रॉस एंट्री करना होगा। तो सारा एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस है, तो सारा एसेट्स को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जैसे मशीन पहले से बैलेंस शीट के अंदर में 50,000 डेबिट है, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू मशीन 50,000 क्रेडिट कर दिए, तो 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट क्रॉस हो गया, तो मेरा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। मशीनरी का वैल्यू वहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तीसरा रीजन ही था। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। कोई पूछेगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे, तो बोलिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में वही एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है जिसको रियलाइज करने का जरूरत है। अब आइए दूसरा, जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लायबिलिटी देखिए 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर फर्म पार्टनर छोड़ करके किसी भी थर्ड पार्टी से अगर लोन लिया गया है तो वो एक्सटर्नल होगा। यानी इंटरनल में सिर्फ एक ही होता है, ABC पार्टनर है और A अगर लोन देता है तो ये इंटरनल हुआ। लेकिन A की वाइफ जो है वो अगर फर्म को लोन देगी, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। पार्टनर का वाइफ अपना है, बिजनेस में जो रिलेशन होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो अब देखिए एसेट साइड बता दिए, आराम से समझिएगा। अरे बैलेंस में मेन और मेन रियलाइजेशन में मेन 2 बात हम बताएंगे, केवल खाली 2 बात समझ जाइए आप, केवल एसेट्स और लायबिलिटी, तीसरा हम नहीं लाएंगे। तो अब हम लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। सबको जानता है कि लायबिलिटी अगर मेरे पास से जा रहा है, हमारा दुख दर्द जो है वो ख़त्म हो रहा है, हमारे लिए खुशी की बात है। तो कितना आसान है। अभी ये बताए थे कि अगर दुख होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट, और अगर सुख होगा तो रियलाइजेशन को क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, मेरा फर्म से लायबिलिटी खत्म हो रहा है। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। दूसरा रीजन भी हम बताएंगे, जो बैलेंस शीट के अंदर में लायबिलिटी था उसका तो क्रेडिट बैलेंस था, अब ये समझाएं, तो उसको क्रॉस करने के लिए डेबिट करेंगे तभी मेरा वो अकाउंट क्लोज होगा, इसलिए भी कर सकते हैं। तो अभी 2 इंटेंशन है, शॉर्ट में समझ लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स। कोई पूछेगा कि ऑल एसेट्स के लिए रियलाइजेशन को डेबिट क्यों किए, तो बताइएगा सिंपल भाषा में कि यहाँ पर हमको दुख है, सुख नहीं है, क्योंकि मेरा एसेट्स अपना जाएगा, कोई भी अपना जाता है तो दुख दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। तो मेरे लिए लॉस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स। दूसरा ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल नहीं, इंटरनल को हम रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। और बैलेंस शीट के अंदर से सपना में भी अगर आपको रियलाइजेशन से संबंधित जरूर मिलेगा तो 3 मिलेगा, चौथा अगर मिला इम्पॉसिबल। पहला हो गया एसेट्स के लिए, दूसरा हो गया लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी का अपना चचेरा भाई है प्रोविजन। तो जानते हैं, और प्रोविजन मैक्सिमम 4 गो रहेगा। प्रोविजन होता क्या है, कोई भी एसेट्स के अगेंस्ट में अगर हम प्रोविजन करते हैं तो इसको हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं।
जानते हैं लाइबिलिटी भी हमारे लिए दो प्रकार का होता है। एक वो लाइबिलिटी है जिससे कर्जा हम पैसा लिए हैं और 10 साल के बाद या 2 महीना बाद चुकाना है। अब एक लाइबिलिटी मेरा ऐसा है कि हमको कुछ चुकाना नहीं है, बल्कि हमारा वो ड्यूटी है, हमारा वो काम है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उससे हमको लॉस होगा। जैसे हम LIC कराए हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और उसका हमको प्रीमियम जमा करना है, तो उसके नाम पर पहले ही से हम पैसा जमा करके रखते हैं ताकि समय पर प्रीमियम जमा कर सके। तो प्रोविज़न 4 होता है, याद रखिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो डेटर के अगेंस्ट होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोई भी फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट होता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट होता है। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। 4 प्रोविजन मिलेगा। और यहाँ तक बता दे रहे हैं कि ये चारों प्रोविजन क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। लेकिन एक इसमें ऐसा प्रोविजन है जो 99% क्वेश्चन में डेटर से माइनस किया हुआ मिलेगा। ये आप लोग को मिला भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों मेरे लिए सिरदर्द है और दोनों मेरे फर्म से जा रहा है, मेरे लिए प्रॉफिट है। दोनों का एक ही एंट्री होगा, लेकिन हम अलग अलग बता दिए। आप शॉर्ट में बताइएगा, ऑल प्रोविजन अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट्स के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स अकाउंट। जर्नलिटी तो और बताएंगे, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर से मात्र रियलाइजेशन से रिलेटेड आपका 3 जर्नल से चौथा जर्नल किसी भी राइटर का बुक में नहीं मिलेगा। एक है जो हम ही बताएंगे, लेकिन उसका भी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज कीजिएगा आप लोग। तो फिर से रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में कौन कौन, सारा एसेट्स, लेकिन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ करके। दूसरा ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कहीं सर एक्सटर्नल लायबिलिटी के बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसका एग्जांपल दीजिए ना। तो हम 11 से आज तक आपको 12 लायबिलिटी पढ़ाए हैं और आपको 12 तक आप लोग पहुंच गए, इससे ज़्यादा मिला ही नहीं है। जैसे लोन, बैंक लोन, मोर्गेज लोन, वाइफ लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, प्रोविडेंट फंड, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अब कोई में 4 दिया हुआ है, कोई में 5 लायबिलिटी है, कोई में 2 दिया है, कोई में 1 दिया हुआ है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स अकाउंट, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल प्रोविजन अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजन लायबिलिटी का अपना चचेरा भाई है, दोनों का सेम सर्कमस्टेंस है। अंतर इतना ही है कि लायबिलिटी का पेमेंट आपको, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट आपको करना पड़ता है, लेकिन प्रोविजन का मतलब होता है कि जब मेरा व्यापार ही बंद हो गया, जब मेरे पास मशीन ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोविजन क्यों बनाएंगे। तो वही प्रोविजन हमको बंद कर दिया जाता है। तो बैलेंस शीट के अंदर से 3 जर्नल, 8 जर्नल को समझाएंगे और समझिएगा बढ़िया से। रीजन प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में लिखिएगा, जितना होगा हम उसका आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हाँ, तो बैलेंस शीट के अंदर से कितना जर्नल चर्चा किए, 3 जर्नल। किससे रिलेटेड, रियलाइजेशन से रिलेटेड। तो एक बार फिर से, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स अकाउंट, इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल प्रोविजन अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आइए, सारा एसेट्स को, लायबिलिटी को हम एक न्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, जिसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानते थे। तो जल्दी जल्दी अब एसेट्स को हम ट्रांसफ़र क्यों किए थे, शोभा बढ़ाने के लिए, कि उसको रिकवर करने के लिए, रियलाइज करने के लिए। तो रियलाइज करने के लिए तो जितना भी एसेट्स है, 50 एसेट्स है या 1 एसेट्स है, एक ही जर्नल होगा सबके लिए। यहाँ एसेट्स का शुभ नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या कि पहले बताए थे, हमें बताए थे कि मशीन बेचते थे तो कैश आ रहा है और मशीन जा रहा है, तो कैश को डेबिट कर देते थे, मशीन को क्रेडिट कर देते। आज हम मशीन को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही हम मशीन को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं फर्म से। आप 2 बार मशीन को क्रेडिट कीजिएगा, ऑलरेडी जा चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब यहाँ होगा क्या, एसेट्स को क्या करेंगे, सबको जान रहे हैं कि एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे, लेकिन नहीं। देखिए, एसेट्स को रियलाइज भी कर सकते हैं और पसंद भी कोई चीज़ है, लेकिन पसंद का मतलब क्या, सारा चीज़ थोड़ी पसंद हो जाएगा।
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास मान लीजिए कि मेरा फर्म में 10 एसेट्स है, उसमें से कोई पार्टनर को एक एसेट्स पसंद आ गया, तो पार्टनर कहता है कि ले लेंगे हम इसको, फ्री में थोड़ी लेगा वो, उसका वो पैसा देगा। तो कोई भी एसेट्स या तो मार्केट से रियलाइज होगा या पार्टनर टेक ओवर करेगा। सुनिए, पार्टनर लेगा तो फ्री में क्या लेगा? नहीं, मार्केट में बिकेगा वो भी फिर नहीं। दोनों परिस्थिति में देखिए कितना आसान है टेक्निक, प्रोसेस, मेथड। दोनों परिस्थिति में फर्म को फायदा है। तो सुन लीजिए, चाहे स्टॉक हो, मशीन हो, प्लांट हो, उसका शुभ नाम से कोई मतलब नहीं है। कोई भी एसेट्स बिकेगा या पार्टनर लेगा, एकदम आसान ट्रिक। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए इनकम है। रियलाइजेशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर मार्केट में बिक रहा है तो जानिए रहे कि तुरंत पैसा मिल जाएगा, कैश। तो अगर कोई भी एसेट्स, तो कहेगा सर कौन एसेट्स का बता रहे हैं? बिल्डिंग का, मशीन का, कि फर्नीचर का, कि सारा का? तो सारा का बता रहे हैं। और ऐसा जानते हैं क्या करता है, जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछता है उसी में पूछ देगा कि कोई एसेट्स बिका, तो ऑब्जेक्टिव में तो जनरल नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि कौन इसमें डेबिट होगा या कौन क्रेडिट होगा। तो जल्दी जल्दी ऑल, अगर कोई भी एसेट्स बिकता है तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर लेगा तो कैश बैंक के जगह पर पार्टनर का शुभ नाम हो जाएगा। पार्टनर का नाम इसलिए होगा क्योंकि पार्टनर मेरे लिए एसेट्स है, बाद में उससे हमको पैसा लेना है। उस किसको लेना है? फर्म को लेना है। तो एकदम शॉर्ट ट्रिक एसेट्स के लिए कैश, बैंक या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कहिए सर कि कैश बैंक कब और पार्टनर कैपिटल कब, एक बार फिर बता दीजिए। तो अगर मार्केट में रिकवर हो गया, तो कोई थर्ड पार्टी से बेचे, पैसा मिल गया, तो कैश बैंक को डेबिट करेंगे। और अगर पार्टनर को दिए हैं तो आपको मालूम है कि पार्टनर पैसा तुरंत नहीं देता है, उसका कैपिटल अकाउंट में सेटलमेंट होगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब पार्टनर लेगा तो भी और फर्म रियलाइज करेगा तो भी, दोनों परिस्थिति में हम रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। दोनों परिस्थिति में हम क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। एक्चुअली कौन एसेट्स का बता रहे हैं? सारा एसेट्स का हम बता रहे हैं। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्लांट, मशीन, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जितना भी है। तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कहीं सर ये बताइए नहीं, ये कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट ये आप किसका बताएं? स्टॉक का कि मशीन का? तो सारा एसेट्स का। यहाँ हमको नाम से मतलब नहीं है क्योंकि सारा एसेट्स को हम एक बार क्रेडिट कर चुके हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक ही जर्नलिटी है, भले ही हम 4 को सुना देंगे, अब इतना ही पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लियर कर देंगे। तो अब क्या है कि अब देखिए, अब इसमें अब हम लोग का है कि चलिए एसेट्स रियलाइज हो गया। तो एसेट्स रियलाइज होगा तो आपको बताए थे कि एसेट्स रियलाइज होगा तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है। तो एसेट्स का जो अमाउंट आएगा हम लोग का, उससे हमको एक्सटर्नल लायबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी पेमेंट कीजिएगा तो आपके पास यानी कि फर्म से कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। कभी कभी पार्टनर कहता है, कुछ देर के लिए वेल विशर बन जाता है कि फर्म को कहता है कि हम लायबिलिटी का पेमेंट कर दे रहे हैं। तो पार्टनर फ्री में थोड़ी कर रहा है, पार्टनर फिर लास्ट में जा कर के पैसा लेगा। किससे? फर्म से। तो जानते हैं कितना ईजी है, सुनिए ना। यहाँ भी लायबिलिटी का नाम से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, एसेट्स का जस्ट रिवर्स। क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट फर्म करेगा तो भी लॉस है, पार्टनर करेगा तो भी लॉस है। क्योंकि हम कोचिंग चला रहे हैं, हमारा रेंट आप हमको दे दीजिए, पैसा आप दे दिए, लेकिन आप हमसे बाद में पैसा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो अगर रेंट का पेमेंट खुद हम करेंगे तो भी हमारे लिए एक्सपेंसिव है, पार्टनर करेगा तो भी एक्सपेंसिव है क्योंकि बाद में हमको देना है। तो एसेट्स का जस्ट उल्टा, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट, या रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहिए कि सर कौन लायबिलिटी का बताएं? सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी का। कहिए कि सर रीजन बता दीजिए एक बार। तो रियलाइजेशन हमारे लिए पेमेंट कर रहे हैं तो लॉस है और कैश हमारे पास से जा रहा है। और अगर पार्टनर पेमेंट करेगा तो भी लॉस है, और पार्टनर पेमेंट करेगा तो मेरे पास से कैश नहीं जा रहा है। पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि मेरा पार्टनर हमारे लिए यहाँ पर लायबिलिटी है, हमारे लिए मीन्स फर्म के लिए। और जानते हैं फर्म को लिक्विडेशन करने में, फर्म को डिजॉल्व करने में कुछ एक्सपेंसेस होता है जिसको हम और आप डिजोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। तो अब एक्सपेंस का भी सिंपल समझ लीजिए, लायबिलिटी और एक्सपेंस का दोनों का जनरलिटी सेम नहीं होगा।
110% सेम होगा, केवल अंतर नरेशन में होगा। यानी लाइबिलिटी का पेमेंट अगर फर्म करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, लाइबिलिटी से मतलब नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट भी फर्म करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। पार्टनर करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल। और फर्म करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अभी जानते हैं लास्ट में जो बताया ना, ये तीन गो चीज, एसेट्स, लाइबिलिटी और एक्सपेंस, ये तीनों कहाँ रहेगा यही बता दे रहे हैं। ये तीनों एडजस्टमेंट पे रहेगा, बाहर रहेगा। और बता देना चाहते हैं कि अगर 5 ऑब्जेक्टिव आएगा तो 4 ऑब्जेक्टिव आपको बाहर वाला आएगा, अंदर वाला सब 3 जनरल एंट्री बताएं। मैंने रियलाइजेशन के लिए हम 5 और 3 8 जनरल एंट्री बताएं, और 8 जनरल एंट्री पे कोई राइटर का बुक से आप क्लियर कर सकते हैं। तो एसेट्स रियलाइज का जो एंट्री होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है लाइबिलिटी का और एक्सपेंसेस का। तो एक बार फिर से, एसेट्स अगर रियलाइज होगा तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी का पेमेंट फर्म करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। और पार्टनर पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस का भी लाइबिलिटी वाला, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री समझ लीजिए, बहुत ईजी है, तुरंत समझिएगा। अब आप जान रहे हैं कि रियलाइजेशन से हम प्रैक्टिकल भी देंगे, प्रैक्टिकल देंगे। थोड़ा सा मेरे पास बोर्ड का भी जो है कैमरा से पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, इसके कारण थोड़ा सा हम वीडियो ढंग का नहीं बन पा रहा है। थोड़ा समय लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो अभी जानिए कि रियलाइजेशन से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब हमसे बेटर आप जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड रेशियो में। तो सुनिए ना, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और खानदानी रूल, पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट किसके कारण बढ़ रहा है? प्रॉफिट के कारण। किसका प्रॉफिट कारण? तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट। अरे वहाँ नहीं किए थे, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल कर देते। यहाँ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल। लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल। लॉस होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन जब भी मैथ बनाइएगा तो मेरा एक रिक्वेस्ट को आप लोग मानिएगा, एक सिस्टमैटिक जो प्रोसेस हम बताएं आप लोग को, मैथ बनाना कोई ये चीज़ नहीं है, आंसर लाना कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहला मेरा बात सुनिएगा, ये हम 7 स्टेप बताए हैं आपको, 7 स्टेप सुनिएगा। और 7 स्टेप हमारा जर्नल के लिए भी है और लेजर के लिए भी है। सबसे पहले एसेट्स का बुक वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा स्टेप एक्सटर्नल लायबिलिटी का बुक वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे। तीसरा स्टेप प्रोविजन को ट्रांसफ़र करेंगे। चौथा स्टेप एसेट्स रियलाइज या टेकन ओवर बाय पार्टनर। पांचवा स्टेप अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी पेड बाय फर्म और पार्टनर। छठा स्टेप अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म और पार्टनर। सातवां स्टेप प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। डीके गोयल एनसीईआरटी जितना भी है सारा, अब इतना तक हम बता देंगे क्योंकि आपको चिंता नहीं केवल चिंतन करना है। बैलेंस शीट के अंदर से 3 बुक वैल्यू एसेट्स, बुक वैल्यू लायबिलिटी, प्रोविजन, बाहर से भी 3 ही। एसेट्स का रियलाइज या टेकन ओवर, लायबिलिटी का पेमेंट चाहे फर्म करेगा या पार्टनर, और रिलेशन एक्सपेंस। और सातवां स्टेप है वो ना बैलेंस शीट में रहेगा और ना एडजस्टमेंट में रहेगा, वो आपको बैलेंसिंग फिगर में आएगा, जिसको प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, जिसको ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो जानते हैं 3 एंट्री और 3 एंट्री, ऐसे तो 3 3 6 और 2 8 एंट्री बताएं, और अलग अलग करके अगर देखिएगा तो 12 एंट्री बताएं, लेकिन अलग नहीं। कॉमर्शियल ट्रिक समझिए, एसेट्स का जो रियलाइज या टेकन ओवर का जो एंट्री होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है लायबिलिटी का एक्सपेंस का। क्यों? आपको हम रीजन बता दिए, फिर भी डाउट होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से, और रीजन क्या है? रियलाइजेशन का एक शॉर्ट ट्रिक बताया कि नॉमिनल अकाउंट है, लॉस होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे? जिसके कारण लॉस होगा। एसेट्स मेरा फर्म से जा रहा है, अपना कोई जाता है तो अच्छी बात नहीं है, दुख दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। तो जहाँ दुख होगा वहाँ रियलाइजेशन भी रहेगा, सुख में भी रियलाइजेशन ही रहेगा, लेकिन दुख में रियलाइजेशन को डेबिट और सुख में रियलाइजेशन को क्रेडिट।
ऐसा क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये जो जर्नल एंट्री बताएं, खास करके हम बाहर में बताएं, बाहर में हम शॉर्ट कर दिए, लेकिन बाहर में को जानते हैं एसेट्स के बारे में 2 बताएं, लाइबिलिटी के बारे में 2 बताएं और एक्सपेंस के बारे में 2 बताएं। एक 2 कैसे बताएं? तो एक एसेट्स रियलाइज बाय द फर्म और एक एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, भले ही सेम हुआ, हल्का चेंजिंग है। लाइबिलिटी में भी 2 बताएं फर्म पार्टनर, एक्सपेंस में भी 2 बताएं फर्म और पार्टनर। लेकिन लाइबिलिटी का पेमेंट चाहे कोई भी करेगा लॉस है, रिलायसन एक्सपेंस का पेमेंट कोई भी करेगा क्या है? लॉस है। और लॉस होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। कोई भी पूछेगा कि सर स्टार्टिंग में आप सारा एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को क्यों नहीं किए? तो आप बताइएगा कि कैश इन हैंड को, कैश एट बैंक को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसको हमको रियलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है, रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से आपको रिकैप कर देना चाहते हैं शुरू से। रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू ऑल एसेट्स अकाउंट, all external liability account DR to realization account, all provisions account DR to realization account। एसेट्स अगर रियलाइज होगा या टेकन ओवर एक ही में कर दे रहे हैं, कैश बैंक या पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी के लिए रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश बैंक या पार्टनर कैपिटल। एक्सपेंस के लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश बैंक या पार्टनर कैपिटल। कैश कब कीजिएगा, बैंक कब कीजिएगा, पार्टनर कैपिटल कब कीजिएगा, वो आपको देखने के बाद। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में आपको होगा कि सर हम ही कैसे समझेंगे कि फर्म किया कि पार्टनर किया? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 100% फर्म एज्यूम करेंगे। अगला रियलाइजेशन से प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट DR, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के समापन के समय बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के लाइफ में 1 टाइम आया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए क्वेश्चन बैलेंस शीट तथा एडजस्टमेंट रहता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो स्टार्ट बैलेंस शीट से करेंगे और लास्ट एडजस्टमेंट से करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट्स के लिए बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स और लाइबिलिटी रहता है उसको बुक वैल्यू एसेट्स और बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बोलते हैं। बाहर में जो एसेट्स रहता है वो रियलाइज वैल्यू रहता है, जो लाइबिलिटी रहता है वो पेमेंट वैल्यू रहता है। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड ही आइटम लिखेंगे। यही कारण है कि रियलाइजेशन अकाउंट में गलती से भी पार्टनर लोन, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस को कदापि नहीं लिखेंगे। क्योंकि हम लोग थ्योरी में ही बताए हैं कि जब फर्म का समापन होता है तो फर्म के समापन के समय एसेट्स को रियलाइज करके और लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए तथा अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम और आप रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लगभग 12 चर्चा किए। अगर कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग बेझिझक हमसे शेयर कर सकते हैं। जितना होगा एक फ्रेंड्स के नाते हमेशा सपोर्ट करेंगे। आवाज़ का क्लास इतना ही। सभी को मेरे तरफ से शुभ रात्रि।